नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन यानी गति टॉपिक के अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने जाना कि गति किसे कहते हैं एवं विराम किसे कहा जाता है। गति के प्रकार को हमने दो आधार पर पढ़ा, एक पढ़ा हमने पथ के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा दिशा में परिवर्तन के आधार पर। अब जो गति के प्रकार पथ के आधार पर होते हैं, इसके अंतर्गत हमने सरल रेखीय गति को जाना, उसके बाद स्थानांतरीय गति क्या होते हैं उसको जाना, वृत्तीय गति को जाना। वृत्तीय गति के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे आपके आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण। इन सभी पॉइंट्स को हमने डिटेल में स्टडी की। उम्मीद करता हूं कि उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम पथ के आधार पर गति के और कुछ प्रकार, जैसे आपके घूर्णन गति किसे कहते हैं, दोलनीय गति किसे कहते हैं, काल्पनिक गति किसे कहा जाता है, इन सभी पॉइंट को कवर करेंगे। उसके बाद दिशा में परिवर्तन के आधार पर जो आपकी एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति और प्रक्षेप्य गति, इन सभी गति के प्रकारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यानी मोशन टॉपिक को स्टूडेंट्स हम इस तरीके से कवर करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बने इस टॉपिक पर बेस्ड, तो आप उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएं। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे और उसको समय समय पर रिवाइज भी करना होगा। यदि आप इस तरीके से कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनेंगे, उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपके पथ के आधार पर घूर्णन गति, यानी कि घूर्णन गति जिसको अंग्रेजी में रोटेशन मोशन कहा जाता है। तो रोटेशन मोशन कहते किसे हैं या रोटेशन मोशन होता क्या है, यानी घूर्णन गति क्या है, इसको समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपको बताया गया है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब किसी वस्तु के द्वारा अपने घूर्णन अक्ष के प्रति गति की जाती है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका से, तो ये हो जाएगा इस प्रकार की गति को घूर्णन गति। यानी जब किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु आपके पास होता है और जब किसी वस्तु के द्वारा अपने घूर्णन अक्ष, यानी कि जो अपने घूर्णन अक्ष के परितः गति की जाती है, यानी कि मान लीजिए कि कोई अक्ष है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपके पास एक पॉइंट है, एक लाइन है एक्स वाई लाइन, और ये अपने अक्ष के परितः जब ये घूमते हैं यानी किस तरीके से घूर्णन करते हैं, तो इसी को ही कहा जाता है घूर्णन गति। यानी कि जब किसी वस्तु के द्वारा अपने घूर्णन अक्ष के परितः, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और जब ये अपने अक्ष के परितः, यानी कि ये मान लीजिए एक्स वाई एक लाइन है या फिर आप इसको एक रस्सी मान लीजिए, और ये रस्सी जब एक्स और वाई अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः जब ये घूमेंगे गोल गोल, तो इसी को ही हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। तो जब कोई वस्तु के द्वारा अपने घूर्णन अक्ष के परितः गति की जाती है तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है लट्टू। जैसे आपने देखा होगा कि आप लट्टू को घुमाते हैं, तो लट्टू जब घूमता है तो वो अपने अक्ष के परितः ही घूमता है। तो इस प्रकार के जो गति होती है इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु के द्वारा अपने घूर्णन अक्ष के परितः गति की जाती है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी घूर्णन गति, जैसे आप लट्टू को घुमाते हैं तो लट्टू में जो वो कील होता है वो अपने अक्ष के परितः, तो वो अक्ष मान लीजिए आप एक्स वाई, और जब ये अपने अक्ष के परितः ही घूर्णन करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहेंगे। यानी कि जहां जहां पर आप इस प्रकार की गति को देखेंगे, जब जब कोई पिंड या वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमेंगे, गति करेंगे, तो उस प्रकार की गति को आप घूर्णन गति कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप पॉइंट को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि परंतु घूर्णन गति में वस्तु के कण वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, अर्थात वृत्तीय गति करते हैं। देखिए, परंतु घूर्णन गति में जब कोई पिंड या कोई वस्तु घूर्णन गति करता है तो उसमें जो कण होते हैं वो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लट्टू में जो वो कील होता है, तो वो कील क्या करते हैं, अपने अक्ष के परितः घूमते हैं, लेकिन उसमें जो कील में जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं,
क्योंकि वो बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो वो कण जो है कहीं ना कहीं वृत्तीय गति करते हैं। अगर आप उस कील में छोटा सा एक निशान छोड़ देंगे उस कील में, तो आप देखेंगे कि जो वो निशान है वो गोल गोल घूमता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वस्तु घूर्णन गति करते हैं तो उसमें जो कण होते हैं वो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। आपको पता है कि जो कील होते हैं बहुत सारे कणों से मिलकर बने हैं, तो वो जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कण वृत्तीय गति करते हैं। तो इस प्रकार से जो घूर्णन गति करते हैं उसको हम वृत्तीय गति भी कहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारी पृथ्वी जो है वो एक वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है और साथ के साथ वो अपने घूर्णन अक्ष के परितः भी गति करती है। तो इसका मतलब आप समझे स्टूडेंट्स, घूर्णन गति का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु अपने घूर्णन अक्ष के परितः गति करते हैं तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु घूर्णन गति करते हैं तो उस वस्तु के जो कण होते हैं, उस वस्तु में जो उपस्थित कण होते हैं वो कहीं ना कहीं वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, इसलिए इसको वृत्तीय गति भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि परंतु घूर्णन गति में वस्तु के कण वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, अर्थात वृत्तीय गति करते हैं। यानी कि जो भी वस्तु घूर्णन गति करते हैं उसमें जो कण होते हैं वो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसको हम वृत्तीय गति भी कहते हैं, यानी कि वृत्तीय गति भी करते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के परितः गति करते हैं तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन गति के साथ साथ वस्तु में जो उपस्थित कण होते हैं वो वृत्तीय गति भी करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि घूर्णन गति को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और इसके एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स दोलनीय गति, यानी कि दोलनीय गति जिसको हम कहते हैं ओसिलेटिंग मोशन, यानी ओसिलेटिंग मोशन किसे कहते हैं या दोलनीय गति क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स वो ये है कि जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलनीय गति कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु यानी कोई भी वस्तु अपनी मध्य स्थिति यानी कि उनका कोई मिड पॉइंट होगा तो उस मध्य स्थिति के इधर उधर जब भी इधर उधर गति करेंगे तो इस प्रकार की गति को दोलनीय गति कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये आपके पास कोई वस्तु है जिसकी ये मध्य स्थिति है और इस मध्य स्थिति के इधर उधर यानी कभी इधर और कभी इधर, इस तरीके से जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम दोलनीय गति कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स जब आप झूला झूलते हैं यानी कि जब आप झूला झूलते हैं तो झूले में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो कैसे होता है अपने मध्य स्थिति के अंतर्गत होते हैं, और जब वो एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ यानी इधर उधर जब भी वो गति करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम दोलनीय गति या फिर ओसिलेटिंग मोशंस कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो इधर उधर जो गति करते हैं यानी कि जो इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि जितनी दूरी वो अधिकतम विस्थापित हो सके एल साइड में यानी लेफ्ट साइड में और जितनी दूरी वो राइट साइड में अधिकतम विस्थापित हो सके, उस मैक्सिमम पॉइंट और उस मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्टूडेंट्स कहा जाता है आयाम यानी एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में वो वस्तु अपने जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसी तरीके से जितना वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम राइट साइड में कवर करता है उसको उसका एम्पलीट्यूड आयाम कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब भी कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के लेफ्ट राइट यानी इधर उधर गति करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम दोलनीय गति या फिर ओसिलेटिंग मोशंस कहते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो जिस भी दिशा में कवर करते हैं उसको ही हम आयाम कहते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ पाए होंगे कि दोलनीय गति हम कब करते हैं और दोलनीय गति हम कहते किसे हैं। उम्मीद करता हूं कि दोलनीय गति यानी ऑसिलेटिंग मोशंस को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। यानी कि देखिए आप जो दोलनीय गति को पढ़ रहे हैं तो इस दोलनीय गति के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि आपका होता है आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति। ये सभी आपके क्या है दोलनीय गति के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम आयाम को समझेंगे, उसके बाद आवर्तकाल को समझेंगे, उसके बाद आवृत्ति को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स आयाम, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, यानी कि दोलनीय गति के अंतर्गत हम आयाम को पढ़ते हैं, दोलनीय गति के अंतर्गत हम आवर्तकाल को पढ़ते हैं, दोलनीय गति के अंतर्गत हम आवृत्ति को पढ़ते हैं। तो इन
इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं ताकि जो भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बने उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाओ। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स आयाम यानी एप्लीट्यूड। तो एप्लीट्यूड क्या होता है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपको बताया गया है वो ये है कि दोलनीय गति करती हुई वस्तु के द्वारा एक और तय किया गया अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। यानी कि दोलन गति करती हुई वस्तु द्वारा, यानी कि जो वस्तु के द्वारा दोलन गति की जाती है तो उस वस्तु के द्वारा तय किया गया जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और आयाम एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि। स्टूडेंट सदिश राशि इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो आयाम है वो आयाम क्या होता है, तो दोलन गति करते हुए वस्तु के द्वारा जो अधिकतम विस्थापन तय किया जाता है, यानी कि क्या तय किया जाता है, विस्थापन। और आपको पता है कि विस्थापन का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क्या है, आपका व्यय। तो इसका मतलब मैंने आपको मापन एवं मात्रक के अंतर्गत बताया जिस शब्द का पहला अक्षर व्यय से स्टार्ट होता है वो मैक्सिमम आपकी सदिश राशि कहलाती है। तो कहने का मतलब विस्थापन आपको पता है ऑलरेडी, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो उस अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। कहने का मतलब आयाम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विस्थापन ही है, अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। तो अगर विस्थापन सदिश राशि है तो इसका मतलब आयाम भी एक सदिश राशि ही होगा। तो इसलिए यह एक सदिश राशि है। और आपको पता है विस्थापन का जो मात्रक होता है, यानी मेजरमेंट करते हैं आप किस में करते हैं, मीटर में, तो इसलिए इसका मात्रक भी हो जाएगा आपका मीटर में। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयाम कैसी राशि है, तो आपको बताने हैं कि आयाम एक सदिश राशि है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आयाम का मात्रक बताइए, तो आयाम का मात्रक होता है आपका मीटर। तो इस तरीके से सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझकर आपको पढ़ना है, ना कि इसको रटना है। क्योंकि जब जब आप रटेंगे चीजों को तो आपकी माइंड की जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाएगी और आपका जो स्पेस है वो ज्यादा घिरेगा और आप चीजों को ध्यान नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आपको पता है सुपर टेट का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है और इसमें सभी सब्जेक्ट्स लगभग आपके हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि जब जब आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, तो ज़्यादा बेटर चांस है कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, यानी टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं। तो आवर्तकाल को ऑलरेडी आप वृत्तीय गति के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, लगभग सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आवर्तकाल का मतलब आप समझ सकते हैं, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड जिसका संबंध आपके किससे है, टाइम से, यानी समय से है। तो ये दोलन गति के अंतर्गत है, हालांकि आवर्तकाल सेम ही है। आपको ध्यान रखना है बस कि दोलन करती हुई वस्तु के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। देखिए दोलन करती हुई वस्तु द्वारा एक दोलन, यानी एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन को कंप्लीट करने में जितना समय आपका लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं और इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वृत्तीय गति के अंतर्गत भी आपने यही पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वो उसको उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो सेम बात यहाँ पर है, सिर्फ गति का फर्क है, वहां पर वृत्तीय गति और यहाँ पर दोलन गति। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जब आप किसी एक कार्य को कंप्लीट करने में जितना समय लेंगे उसको ही उसका आवर्तकाल यानी टी कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आवर्तकाल में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपका समय 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 घंटे, 3 घंटे, 50 दिन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिमाणी होगा, इसलिए यह एक प्रकार की अदिश राशि है। और आपको पता है कि समय का मात्रक होता है आपका सेकंड, इसलिए आवर्तकाल का मात्रक भी हो जाएगा आपका सेकंड। तो ये सभी पॉइंट आपको इजीली पता होगा क्योंकि इनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को समझना है, ना कि रटना है। उम्मीद करता हूं कि आप आवर्तकाल को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स आवृत्ति, यानी आवृत्ति जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत पहला पॉइंट आपका वही है, आपको पता है कि एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकंड की, इसमें आपको सेकंड समय दिया हुआ होता है कि आप इतने समय में जितने राउंड चक्कर लगाते हैं या जितनी दोलन करते हैं उनकी जो संख्या है उसको ही आवृत्ति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं।
यानी कि अगर आप वृत्तीय पथ पर देखेंगे तो 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, और यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपको समय दिया हुआ होगा और उसमें काउंट ये करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इस कार्य को कर चुके हैं, उसी को ही उसकी आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आवृत्ति को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आवृत्ति को जो है हम एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। ये होता है आपका एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो इसलिए इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका न्यू, यानी कि आवृत्ति को न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और आवृत्ति को एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आवृत्ति एफ, न्यू और एन में से कुछ भी हो सकता है और इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू होता है 1 आवर्तकाल, या हो सकता है आपको देखने को मिल जाए न्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/आवर्तकाल यानी कि टी, या फिर आपको देखने को मिल सकता है एन इक्वल टू हो जाएगा 1/टी। तो कुछ भी आपको देखने को मिल जाए, फ्रीक्वेंसी जो है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आवर्तकाल का अपोजिट होता है। तो आवृत्ति को ध्यान रखेंगे और आपको ये भी पता है कि इसमें नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब कहीं ना कहीं संख्या यानी परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह एक प्रकार की अदिश राशि है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या है तो आप बताएंगे 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है, तो इसका मतलब 1/सेकंड या फिर सेकंड की पावर इनवर्स इसका मात्रक होता है, या फिर आपको हर्ट्ज देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आपको बताना है कि जो हर्ट्ज है वो आवृत्ति का मात्रक है। यह आपसे पूछा जा सकता है आवृत्ति का मात्रक बताइए। अगर ऑप्शन में हर्ट्ज है तो आपको हर्ट्ज के साथ जाना है, और अगर हर्ट्ज नहीं है तो डेफिनेटली सेकंड की पावर -1 या 1/सेकंड जरूर होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति का मात्रक सेकंड की पावर -1 या फिर हर्ट्ज भी होता है। स्टूडेंट्स, आपको हर तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है सुपर टेट एग्जाम थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैटर्न पर बनाया जाए। तो स्टैंडर्ड पैटर्न पर अगर बनाया गया तो हो सकता है कि उनको पता है, एग्जामिनर को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज पता है, लेकिन ऑप्शन में हर्ट्ज ना देकर आपको सेकंड की पावर -1 या फिर 1/सेकंड दे दिया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वहीं पर आपका राइट हो जाता है। तो इसलिए आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है, ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे चालाकी करे, आप उनकी चालाकी को ईजिली पकड़ पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट्स को भी ईजिली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपका है काल्पनिक गति, यानी कि जो आपकी दोलनीय गति है इसको काल्पनिक गति कब कहते हैं, यानी वाइब्रेटिंग मोशंस कब कहते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं काल्पनिक गति यानी कि वाइब्रेटिंग मोशंस किसे कहते हैं। तो वाइब्रेटिंग मोशंस के अंतर्गत जो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आपका है, काल्पनिक गति भी एक प्रकार की दोलनीय गति है जिसमें आयाम का मान बहुत कम होता है, यानी कि स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर ये हो जाएगा जिसमें। तो देखिए काल्पनिक गति, जो आप ये वाइब्रेटिंग मोशन पढ़ रहे हैं, यानी काल्पनिक गति एक प्रकार की दोलनीय गति ही है, यानी ऑसिलेटिंग मोशन ही है, यानी कि काल्पनिक गति कहीं ना कहीं दोलनीय गति ही है, दोलनीय गति का ही रूप है जिसको हम काल्पनिक गति कहते हैं। बस शर्त इसमें यह है कि जिसमें आयाम का जो मान होता है, यानी कि आयाम की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो अभी आपने दोलनीय गति के अंतर्गत पढ़ा कि वो अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड में जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि जितनी दूरी वो विस्थापित होता है, उसको उसका आयाम कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं दोलनीय गति। और इसी दोलनीय गति में जब आयाम का मान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे काल्पनिक गति यानी वाइब्रेटिंग मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, यानी कि जो सेल फोन होता है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। अगर आप उसे वाइब्रेटिंग मोशंस में रखते हैं तो वो वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट का मतलब होता है कि जब जब वो फ़ोन वाइब्रेट होता है तो वो इधर उधर गति तो करता है, बट उसकी जो गति है, यानी कि उसका जो आयाम है, डिस्प्लेसमेंट है, वो बहुत कम होता है। तो गति तो वो इधर उधर दोनों तरफ करता है, लेकिन जब जब आयाम का मान कम होता है तो उसको हम कहते हैं काल्पनिक गति, और जब जब आयाम का मान ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं दोलनीय गति। तो जब छोटे पैमाने पर, यानी कि जब छोटा आयाम होगा, तो उसको हम मैक्सिमम काल्पनिक गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण उसके कणों के काल्पनिक गति के द्वारा होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब जब आप किसी ठोस के इस हिस्से में जब आप इसको हीट देते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं, तो इस हिस्से में भी ऊष्मा पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप इस हिस्से में हीट देते हैं तो
इस हिस्से में भी आपको पूरा वस्तु आपका हिट हो जाता है। तो अगर आप हिट इस कोने में दे रहे हैं तो इस कोने में हिट किस तरीके से ट्रांसफर होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं और ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है उसके कणों में काल्पनिक गति, यानी मान लीजिए कि आपने यहाँ पर उसको हिट दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ से इस कण में हिट पहुंचा, फिर इस कण से इस कण में हिट पहुंचा, फिर इस कण से इस कण में हिट पहुंचा और धीरे 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 इस कण तक भी हीट पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब आप जब ठोस यानी सॉलिड वाले किसी वस्तु को हीट देते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो पूरा वस्तु ही हीट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है कि उसमें जो कण होते हैं वो ऊष्मा का संचरण जो है वो काल्पनिक गति के द्वारा करते हैं, इसीलिए इसको काल्पनिक गति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से काल्पनिक गति यानी वाइब्रेटिंग मोशंस को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सभी गति जो है आपके पथ के आधार पर था। जैसे आपने सबसे पहले जाना सरल रेखीय गति, उसके बाद आपने जाना स्थानांतरीय गति, इसके बाद आपने जाना वृत्तीय गति, उसके बाद आपने जाना घूर्णन गति, फिर आपने जाना दोलनीय गति और काल्पनिक गति। ये सभी वो गति हैं जो पथ के आधार पर होते हैं, जिनको हम पथ के आधार पर पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि पथ के आधार पर हमने जितने भी गति के प्रकार पढ़े हैं और उनके साथ उनके एग्जाम्पल को देखा है, उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति के प्रकार, यानी कि दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति के क्या प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन में जो चेंजेस किए जाते हैं, तो डायरेक्शन में चेंजेस के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहला बनता है आपका एक विमीय गति, यानी कि एक विमीय गति जिसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर डी नहीं है, ये हो जाएगा आपका एस। तो वन डायमेंशनल मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन जिसको हम कहते हैं एक विमीय गति। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका द्विविमीय गति, जिसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, यानी टू डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं, द्विविमीय गति को कहते हैं। और तीसरा होता है आपका त्रिविमीय गति, यानी कि थ्री डायमेंशनल मोशन। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इसमें जो डी है यहाँ पर डी नहीं है, ये हो जाएगा आपका एस। तो ध्यान रखेंगे ये थ्री डायमेंशनल मोशन। और लास्ट में है आपके दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति में है आपका प्रक्षेप्य गति, यानी प्रक्षेप्य गति जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये स्टूडेंट्स दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति के प्रकार हैं जिनको हमें समझना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले एक विमीय गति, यानी एक विमीय गति जिसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, यानी वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए एक विमीय गति हम किसको कहते हैं, तो जब वस्तु की गति की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। यानी कि जब वस्तु की गति की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बदलती है, तो उसको हम एक विमीय गति कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल के लिए सड़क पर चलती कार, यानी कि जब सड़क पर कोई कार चलती है तो जब उसकी स्थिति केवल एक दिशा में ही बदलती है, यानी कि चेंजेस होती है, तो उनको हम एक विमीय गति कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि उसकी स्थिति जो है वो एक ही दिशा में चेंजेस होंगी, यानी कि उसकी स्थिति में केवल एक ही दिशा में जब जब चेंजेस होंगे तो इस प्रकार की गति को, यानी कि मोशन में तो है वो, क्योंकि एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर वो पहुंचता है और समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। और मोशन एक ही डायरेक्शन मतलब उसकी स्थिति एक ही दिशा में उसकी स्थिति में चेंजेस आपको दिखाई देंगे तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप एक विमीय गति को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स द्विविमीय गति, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन, यानी टू डायमेंशनल मोशन हम किसको कहते हैं। तो देखिए द्विविमीय गति हम किसे कहते हैं, तो जब वस्तु की गति की स्थिति दो दिशाओं में एक साथ बदलती है। जब वस्तु की गति यानी कि जो वस्तु की गति है उसकी स्थिति में, यानी कि उसकी स्थिति में जब दो दिशाओं में एक साथ चेंजेस आएंगे, यानी जब किसी वस्तु की गति की स्थिति में दो दिशाओं में परिवर्तन होंगे, दो दिशाओं में एक साथ चेंजेस आएंगे, तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स पृथ्वी की गति, देखिए जो पृथ्वी की गति है वो एक साथ दो गति करती है। एक तो वो वृत्तीय दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है और दूसरा वो अपने घूर्णन अक्ष पर भी गति करती है। क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो वो गति करती है जिसकी वजह से एक साल में 365
दिन लगभग होते हैं और जो अपने घूर्णन अक्ष के परितः गति करते हैं जिस कारण से 24 घंटे होते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जब वस्तु की गति की स्थिति दो दिशाओं में एक साथ बदलती है, यानी कि एक तो वो घूर्णन अक्ष के परितः भी गति कर रही है और दूसरा वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी गति करती है, तो जब जब किसी वस्तु की गति की स्थिति में दो दिशाओं में एक साथ परिवर्तन होंगे, बदलेंगे, तो उसको हम कहेंगे द्विविमीय गति। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपकी पृथ्वी की गति है, ग्रहों की गति है, ये सभी आपकी द्विविमीय गति है, क्योंकि वो एक साथ दो दिशाओं में अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए इसको द्विविमीय गति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप द्विविमीय गति को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट त्रिविमीय गति, यानी कि जिसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, यानी कि स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एस है ये, तो थ्री डायमेंशनल मोशन यानी त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिविमीय गति हम उसको कहते हैं जब वस्तु की गति की स्थिति तीन दिशाओं में एक साथ बदलती है, यानी कि तीन दिशाओं में एक साथ बदलती है, तो उसको त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी कि ध्यान रखेंगे जब वस्तु की गति की स्थिति तीन दिशाओं में एक साथ बदलते हैं, यानी कि स्टूडेंट तीन दिशा का मतलब आप समझते होंगे कि ये तो होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस और ये होता है आपका जेड एक्सिस। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में तीन दिशाओं में एक साथ परिवर्तन होता है या जब किसी वस्तु की स्थिति तीन दिशाओं में एक साथ बदलती है, तो उसको हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जो द्विविमीय गति था उसमें स्टूडेंट्स एक तो आपका एक्स अक्ष होता है और दूसरा होता है आपका वाई अक्ष। तो इसमें क्या था कि वस्तु की जो स्थिति है वो एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष में भी चेंजेस होते हैं। तो जब दो डायरेक्शन में बदलते हैं किसी वस्तु की गति की स्थिति, तो उसको हम द्विविमीय गति कहते हैं। और जब किसी वस्तु की गति की स्थिति तीन दिशाओं में एक साथ बदलती है, तो उसको हम त्रिविमीय गति कहते हैं। और तीन दिशाएं ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो जब तीनों दिशाओं में एक साथ बदलते हैं तो उसको हम त्रिविमीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, यानी कि स्टूडेंट जो पक्षी आप देखते हैं आकाश में उड़ते हुए, वो पक्षी जो है वो तीनों डायरेक्शन में गति करते हैं, तो इसलिए उसको त्रिविमीय गति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब डायरेक्शंस के आधार पर जब आप तीन दिशाओं में गति करते हैं तो उसको त्रिविमीय गति कहते हैं, यानी कि 3D मोशन जिसको कहा जाता है। आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे 3D में, तो 3D का मतलब होता है कि आपको देखकर लगता है कि ये घटना बिल्कुल आपके सामने है, यानी कि आप जो मूवी जो पर्दे पर देखते हैं आपको ऐसा लगता है बिल्कुल आपके सामने ही सब कुछ रियलिटी में होता है। तो कहने का मतलब वो रियलिटी में इसलिए होता है क्योंकि वो 3D फ्रेम में है, क्योंकि उसमें एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस एक साथ है। और जब किसी वस्तु की गति की स्थिति में तीनों दिशाओं में परिवर्तन होते हैं तो इस प्रकार के मोशंस को, इस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, यानी कि जो पक्षी आपके आकाश में आप उड़ते हुए देखते हैं वो 3D में देखते हैं, इसलिए आपको लगता है बिल्कुल रियलिटी है और वही वास्तविक भी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप दिशा में परिवर्तन के आधार पर एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति तीनों ही गति को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके दिशा में परिवर्तन के आधार पर है प्रक्षेप्य गति, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो सिंपल सा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाए तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, यानी कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये है आपका एक्स एक्सिस, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं यानी क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर दिशा, यानी कि ये वाई जो है आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा है और एक्स जो है वो क्षैतिज दिशा है। तो जब किसी वस्तु को, यानी कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु को आप सीधा ऊपर ना फेंककर इसके अलावा चाहे आप इधर फेंके या फिर इधर फेंके, किसी भी डायरेक्शन में फेंके, लेकिन सीधा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनना चाहिए। और जब जब आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यानी कि इस दिशा के अलावा, वाई एक्स के अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। सिंपल सा आपको
पॉइंट ध्यान रखना है कि आप ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी भी दिशा में जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो जो गति करता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रक्षेप्य गति को समझ पाए होंगे कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाए, किसी भी दिशा में फेंका जाए तो इस प्रकार की गति को यानी इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है बहुत ही सिंपल, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष जो है यही ऊर्ध्वाधर दिशा है। तो जब आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न यानी कि किसी भी डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। उम्मीद करता हूं कि आप प्रक्षेप्य गति को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ फॉर्मूले सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं सुपर टेट एग्जाम्स में, तो उनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल इसलिए नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। यहाँ से मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रक्षेप्य गति से सिंपल सा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला बताओ, इसके चढ़ाव के समय यानी कि टी ए बताइए, या फिर ढलान का समय बताइए कि किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका अधिकतम परास बताइए क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशंस को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से सिंपल से फॉर्मूले आपसे पूछ लिया जाता है कि आवर्तकाल बताइए या प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला बताइए, क्योंकि यहाँ से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपसे इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, और टीजीटी पीजीटी में जो बच्चे पीसीएम से लेकर यानी कि जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है उनके लिए ही आपसे ये फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट यहाँ से आपसे अगर सुपर टेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंपल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में आवर्तकाल का फॉर्मूला बताइए, या फिर हाइट का फॉर्मूला बताइए, या फिर रेंज का फॉर्मूला, या ये पूछा जा सकता है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को हम कितने डिग्री के कोण पर फेंके जिससे वो अधिकतम परास ज्ञात कर सके। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब यहाँ से इस पॉइंट से आपने किसी वस्तु को फेंका और इस पॉइंट पर जाकर गिरा तो ये हो जाएगा आपका रेंज यानी कि जिसको हम कहते हैं आर। और ये जो सबसे मिड में जो सबसे हाईएस्ट बिंदु है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपकी हाइट यानी कि ये मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ये है आपकी हाइट। तो ध्यान रखेंगे हाइट और रेंज का फॉर्मूला। और जब आपने किसी वस्तु को फेंका होगा तो वो जिस गति से आगे ऊपर बढ़ रहा होगा इसको हम कहते हैं टी ए यानी कि टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। और जब आप हाईएस्ट बिंदु से देखेंगे तो जब ये वस्तु नीचे गिरता होगा तो ये हो जाता है आपका टी डी यानी कि टाइम ऑफ डिप्रेशन। तो टी ए और टी डी का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रक्षेप्य गति में रेंज का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, हाइट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, या फिर टी ए यानी कि टाइम ऑफ एक्सेलरेशन और टी डी टाइम ऑफ डिप्रेशन इसके फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे आवर्तकाल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस स्टूडेंट्स वो सुपर टेट का है। और सुपर टेट में जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग साइंस बैकग्राउंड के और आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स एक साथ आवेदन करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा विज्ञान के अंतर्गत तो सीधा सीधा यहाँ से सिंपल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टी ए होता है यानी कि टी ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका u साइन थीटा अपॉन में g, यानी कि टी ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन में g। और टी डी का अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला तो ये भी हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन में g, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्टूडेंट्स आपका बनता है थीटा का, तो u साइन थीटा अपॉन में g। g यहाँ पर स्टूडेंट्स होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है आपका g, और u साइन थीटा अपॉन में g। u होता है आपका प्रारंभिक वेग और साइन थीटा यानी कि थीटा जिस एंगल से आप उस वस्तु को, उस पिंड को फेंकते हैं, और g होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिस त्वरण के साथ उस वो पिंड नीचे आता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है आपका g। तो टी ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन में g, क्योंकि जब आपने किसी पिंड को ऊपर फेंका होगा तो उसने ये जो डिस्टेंस
ट्रेवल क्या होगा, इसका हाफ होता है आपका टी ए, यानी कि स्टार्टिंग में उसका एक्सेलरेशन यानी कि उसकी गति में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, तो उसके लिए होता है आपका टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। और जब आप मिड पॉइंट यानी हाईएस्ट पिक पॉइंट से जब आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके टाइम ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि उसकी गति अब कम होने लगती है, तो ये होता है आपका टी डी। टी ए का फॉर्मूला होता है आपका यू साइन थीटा अपॉन में जी, और टी डी का फॉर्मूला भी होता है आपका यू साइन थीटा अपॉन में जी। अगर आपसे सीधा सीधा टी की वैल्यू पूछे तो आपको दोनों को ऐड कर देना, यानी कि टी ए प्लस टी डी करना है, तो टी ए भी आपका यू साइन थीटा अपॉन में जी और टी डी भी आपका है यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये हो जाएगा आपके आवर्तकाल का फॉर्मूला, यानी कि टाइम पीरियड का डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको h का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और रेंज का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किया है स्टूडेंट्स, अगर आपसे प्रक्षेप्य गति में चढ़ाव का समय पूछे तो उसको हम कहते हैं टी ए, और टी ए का फॉर्मूला हो जाता है यू साइन थीटा अपॉन में जी। इसी तरीके से अगर ढलान का समय पूछे तो वो होता है आपका टी डी, और टी डी बराबर भी होता है आपका यू साइन थीटा अपॉन में जी। और जब आप टी ए प्लस टी डी को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी आवर्तकाल आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन में जी। क्योंकि एक यू साइन थीटा आपका यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो 2u साइन थीटा अपॉन में जी हो जाएगा। और अगर आपसे h का फॉर्मूला निकालना है, यानी कि हाइट अगर आपको निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको रेंज यानी कि परास निकालना है तो परास होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ध्यान रखेंगे, परास का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो जितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तो यानी कि वो जितना डिस्टेंस आपने किसी पिंड को यहाँ से फेंका और वो जितना दूरी उसने तय किया, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है आपका रेंज यानी कि आर। और आर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये सभी पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका परास का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आवर्तकाल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। प्रक्षेप्य गति में सीधे सीधे आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा प्रक्षेप्य गति में आवर्तकाल का फॉर्मूला बताइए, तो आपको बताना है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। और अगर आपसे पूछे कि किसी प्रक्षेप्य गति में परास का फॉर्मूला बताइए, तो परास बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि अधिकतम परास हेतु वस्तु को थीटा बराबर 45 पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अधिकतम परास, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा परास ज्ञात करना चाहते हैं, यानी मैक्सिमम आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इस समय जो एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जिस खेल से संबंधित है वो है आपका भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा को अपने भाले को कितने डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए जिससे वो अधिकतम दूरी प्राप्त कर सकते हैं या अधिकतम परास प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में 45 डिग्री के कोण के साथ जाना होगा, क्योंकि जब जब आप किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि उसका रेंज उतना ही ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं क्रिकेट के बॉल से संबंधित कि क्रिकेटर क्रिकेट के बॉल को बैट से कितने डिग्री के कोण पर मारे जिससे वो जो छक्का जाए वो अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा महत्तम दूरी प्राप्त कर पाए। तो वो 45 डिग्री के कोण पर जब क्रिकेटर गेंद को बल्ले से मारता है तो वो अधिकतम परास ज्ञात कर पाता है, यानी कि अधिकतम दूरी को प्राप्त कर पाता है, वो अधिकतम दूरी तक बॉल को भेज पाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति के प्रकार में आपने एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति और प्रक्षेप्य गति को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी तरीके से पथ के आधार पर जो भी गति के प्रकार है उन सभी गति को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट
सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गति से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।